हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 21 जुलाई 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आज हम लोग 20 जुलाई का भी द हिंदू कवर करेंगे, जो कल मिस आउट हो गया था। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम पीएम मोदी फॉरेन विजिट। प्राइम मिनिस्टर टू विजिट यूके मालदीव दिस वीक। तो अभी इस मंथ की शुरुआत में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 कंट्रीज को विजिट किया था, है ना। ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करना था, तो उन्हें ब्राज़ील जाना था। तो अपनी इस ब्राज़ील विजिट के सीरीज में ही उन्होंने 3 कंट्रीज को और ऐड कर लिया। तो फॉरेन विजिट करके आए इन 4 कंट्रीज को, जिनमें से एक कंट्री ने उन्हें अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट मुझे बताओ वो कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। ठीक है, तो इन 4 देशों की विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया है टू विजिट टू अनदर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, विच इज यूके एंड मालदीव। ठीक है, तो 23 जुलाई से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये विजिट शुरू हो जाएगी, फॉरेन विजिट शुरू हो जाएगी। इस सीरीज में ये 2 कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं, विच इज यूके एंड मालदीव्स। तो अपनी इस विजिट के फर्स्ट स्टेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे यूके को। ठीक है, एक स्पेशल रीजन है, स्पेशल ओकेजन भी है यूके को विजिट करने का, बिकॉज ब्रेक्जिट के बाद, ब्रेक्जिट क्या था? ब्रेक्जिट ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, है ना। पुल आउट कर लिया था 2017 में ब्रिटेन ने खुद को यूरोपियन यूनियन से, और उन्होंने इसके पीछे लॉजिक दिया था कि यूरोपियन यूनियन में रहने से हमारा कोई खास फायदा नहीं हो रहा है ना। उल्टा हमारे यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा था यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट? बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन है वो मेंबर कंट्रीज के बीच में एक फ्री मूवमेंट को प्रमोट करता है कि ब्रिटेन का पर्सन फ्रांस में जाके जॉब कर सकता है, जर्मनी का पर्सन ब्रिटेन में जाके जॉब कर सकता है। तो इस तरह से एक फ्री मूवमेंट होता है ना। तो ब्रिटेन का ये लॉजिक था, ये एलिगेशन था कि हमारे कंट्री के जो सिटीजन है वो किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में जॉब के लिए नहीं जाते हैं, बट जो अनदर कंट्रीज हैं लाइक हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, जो कंपेरेटिवली पुअर है इन द कंपैरिजन ऑफ ब्रिटेन, इन कंट्रीज के सिटीजन ब्रिटेन में जॉब के लिए आते हैं और चीप रेट पर जॉब करते हैं, चीप सैलरी पे जॉब करते हैं। ठीक है, जिससे नुकसान किसको होता है? हमारे ब्रिटेन के सिटीजन्स को होता है। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू पुल आउट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ओके, तो ये पुल आउट हो गया फाइनली। एंड इसके बाद ब्रिटेन के सामने एक क्राइसिस खड़ी हो गई। ठीक है, और वो क्राइसिस थी मार्केट क्राइसिस। मार्केट क्राइसिस क्या थी, है ना? यूरोपियन यूनियन से इन्होंने पुल आउट कर लिया, है ना, एक लॉजिक देते हुए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, जब ये पुल आउट हुआ तो शायद इनके यहाँ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो शायद दूर हुई हो, वी डोंट नो। बट ब्रिटेन के सामने एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता था, उनका एक बड़ा मार्केट था यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी ड्यूटी के एक दूसरे के कंट्री में अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। अब यूरोपियन यूनियन से पुल आउट करने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के लिए ये जो डोर है यूरोपियन यूनियन का क्लोज हो गया कि भाई अब आपको अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए उसी तरह के टैक्स और टैरिफ पे करने पड़ेंगे जो दूसरी कंट्रीज को पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में ब्रिटेन को जरूरत थी एक ऐसे कंट्रीज की या ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज की जो उसकी जो मार्केट नीड है, ठीक है, जो उसके प्रोड्यूसर की नीड है, उनको फुलफिल कर सके।
ठीक है। और जब कभी मार्केट की बात आती है पूरे दुनिया में, है ना, तो सबसे पहले एक नाम आता है इंडिया। इंडिया इज अ ह्यूमंगस मार्केट ऑफ 150 प्लस करोड़ पीपल। ठीक है, दैट इज बाई ब्रिटेन के दिमाग में आया कि इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि एक ऐसा ट्रेड जो टैक्स एंड टैरिफ से फ्री है। तो 2018 और 19 से ये जो ट्रेड नेगोशिएशन है बिटवीन इंडिया एंड यूके ये स्टार्ट हो गए थे। एंड प्रॉब्लम क्या आ रही थी इसमें, है ना, जब एफटीए होता है तो कोई भी कंट्री चाहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, है ना। तो इंडिया चाह रहा था कि उसके और प्रोजेक्ट को और प्रोडक्ट को इस एफटीए में जगह मिले, टैरिफ फ्री हो जाए, टैक्स फ्री हो जाए, है ना। ब्रिटेन चाह रहा था और हमारे और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को टैक्स फ्री किया जाए, टैरिफ फ्री किया जाए, सो दैट कि हमें इस बिजनेस में फ़ायदा हो, है ना। तो एक स्टीडी स्पीड पे ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं फॉर एफटीए बिटवीन यूके एंड इंडिया ये चल रहे थे। एंड इसके बाद यूएस की पॉलिटिक्स में एक चेंज आता है एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अगेन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये सिर्फ चाइना को हिट करेंगे और जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो चाइना के जो एलाइज हैं उनको हिट करेंगे। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी दुनिया को हिट करना शुरू कर दिया। यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगा दिए, यूरोप के कई सारे कंट्रीज पर टैरिफ लगा दिए, इवन ये इंडिया पे भी टैरिफ लगाने की बात करते हैं और इन्होंने कुछ प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा भी दिए, है ना। देन इंडिया और यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमें थोड़ी हरी करने की जरूरत है ना, बिकॉज अगर हमने जल्दी से जल्दी एफटीए नहीं किया तो हम दोनों के जो मार्केट है वो लॉसेज में जा सकते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर है वो लॉसेज में जा सकते हैं। तो फाइनली विद इन 6 मंथ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या किया गया है, फाइनलाइज किया गया है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूके को विजिट करने वाले हैं उसका मेन पर्पज है टू साइन ए ट्रेड डील विद यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और भी एस्पेक्ट पे बात होगी, डिफेंस के एस्पेक्ट पे बात होगी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल डायमेंशंस पे बात होगी। बट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट का जो सोल पर्पज है, जो मेन पर्पज है, वो है टू साइन ए ट्रेड डील विद यूके। ठीक है, इसलिए जा रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा यूके की करेंसी क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, इसके बाद जब ये यूके विजिट ओवर हो जाएगी तो अपनी फॉरेन विजिट के सेकंड स्टेज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू विजिट मालदीव्स। क्यों जा रहे हैं मालदीव, है ना। मालदीव के बारे में इस से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोइंग टू विजिट मालदीव। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे 2 साल पहले इन 2023 इंडिया और मालदीव के बीच में जो रिलेशन है एकदम से ख़राब होने लगे थे, है ना। रीज़न क्या था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उनमें एक कैंडिडेट खड़े हुए थे इन मालदीव, द नेम वॉज मोहम्मद मोइजू। एंड इनका जो पूरा कैंपेन था वो बेस था एंटी इंडिया, है ना। इस कैंपेन के दौरान कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉक किया गया, उनके जो डमीज हैं उनको मतलब बहुत डेरोगेटरी तरीके से दिखाया गया, है ना। फाइनली ये इलेक्शन जीत जाते हैं और इनके ऊपर प्रेशर होता है टू टेक स्टांस अगेंस्ट इंडिया, है ना। तो ये बहुत सारे इनके जो मिनिस्टर हैं वो अगेंस्ट इंडिया स्टेटमेंट देते हैं। तो जो इंडिया मालदीव रिलेशंस हैं वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि मैं जब पावर में आऊँगा तो जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स कुछ यहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं फॉर हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस, मैं उनको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, इंडिया ने इनकी ये रिक्वेस्ट मान ली और अपने जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो बुला दिए। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद मोइजी को ऐसे लगता था कि वो जब एंटी इंडिया स्टांस लेंगे तो चाइना बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। ठीक है, बट चाइना से मोहम्मद मोइजी को वो रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दैट इज वाई मोहम्मद मोइजी ने जो इंडिया मालदीव रिलेशन है उनको दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश की। ठीक है, तो बहुत सारे मिनिस्टर मालदीव के पिछले साल से विजिट कर चुके हैं इंडिया को। एंड जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजी हैं उन्होंने भी लास्ट ईयर विजिट किया है।
इंडिया को। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है मालदीव के इंडिपेंडेंस डे पे, जो होता है 26 जुलाई को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव के इंडिपेंडेंस डे में चीफ गेस्ट बन के जाने वाले हैं। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट पे इस पे बात होने वाली है। मालदीव के पास बहुत ज़्यादा ऑफर करने को नहीं है इंडिया के लिए, है ना, बट इंडिया के पास देर इज लॉट ऑफ थिंग टू ऑफर टू मालदीव। तो मोस्ट प्रोबेबली बात होने वाली है फूड सप्लाई पे। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट पे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक लिमिट दे दी जाती है किसी दूसरे कंट्री को, है ना, लाइक 100 रुपीज़ की, है ना। इंडिया 100 रुपीज़ की एलओसी दे देगा मालदीव को कि आप 100 रुपये का कुछ भी परचेज कर सकते हो फ्रॉम इंडिया, है ना, और इसको आप बाद में इंस्टॉलमेंट में पे करते रहना। तो जो ओकेजन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। दैट इज़ वाई ये जो अनाउंसमेंट है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये अनाउंसमेंट करें, और देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट मालदीव को जो एलओसी है उसकी एक इंक्रीज लिमिट का गिफ्ट देने जा रहे हैं। इसके अलावा मालदीव की तरफ से भी कुछ ऑफर किया जाएगा, प्रॉमिस किए जाएंगे ऑफरिंग में कि हम कभी चाइना को आपका अपना जो लैंड है वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ें निकल के आने वाली हैं। बाकी देखते हैं इस बजट में क्या निकल के आता है फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम Allahabad High Court judge, minimum support gained to move for removal of Justice Verma, says रिजिजू। ठीक है, क्या हुआ था अप्रैल के मंथ में दिल्ली हाई कोर्ट में, उस समय के दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज थे जिनका नाम था यशवंत वर्मा, बाई वर्मा। इनके घर में आग लग जाती है एंड जब फायर ब्रिगेड उस आग को बुझाने पहुंचती है तो उन्हें वहां पे बहुत सारे जले हुए करेंसी नोट्स मिलते हैं। जब ये बात बाहर फैलती है, मीडिया का कवरेज होता है, हम सबने देखे होंगे कि किस तरह से जो नोटों के पूरे बंडल मिल रहे थे, जो कि हाफ बर्न आउट थे, दिख रहा था कि भाई ये नोट है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन रेज किया गया थ्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, थ्रू मीडिया, कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में इतनी सारी करेंसी कैसे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले पे कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई एंड जो यशवंत वर्मा है इनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। बट ये डिस्कशन रुका नहीं, है ना। क्वेश्चन वही का वही रहा कि एक हाई कोर्ट के जज में इतनी करेंसी का काम क्या है, और ये करेंसी कहाँ से आई, क्या पर्पस था इस करेंसी का। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी हमारी थोड़ी प्रेशर में आई और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है ना, बाई वर्मा, यशवंत वर्मा, इनको किसी भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव काम से रिलीव कर दिया कि आप पोस्टेड रहोगे बट वहां पे कोई काम नहीं करोगे, कोई हियरिंग नहीं करोगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करोगे। ठीक है, मैन जब प्रेशर और ज़्यादा बिल्डअप हुआ तो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना, उन्होंने ये इशू हैंड ओवर कर दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था कि अगर कोई पर्सन करप्शन करता है ना, कोई साधारण ऑफिशियल जो होता है, क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क, तो आप उसे जरा देर में सस्पेंड कर देते हो, है ना। एक जज जिसके पास उसकी लाइफ में जितनी सैलरी वो अर्न करता, उससे ज़्यादा करेंसी उसके घर में बर्न मिली है और आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो इसी को लेके अपडेट दिया है हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। ठीक है, इन्होंने बोला है कि किसी जज को इम्पीच करने के लिए जितने एमपीच की जरूरत होती है, एमपीच के साइन की जरूरत होती है, वो रिक्वायरमेंट अब पूरी हो गई है। ये लिमिट क्या है ना, डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। लोकसभा में 100 लोग और राज्यसभा में 15 लोग।
है ना, अगर ये साइन करके अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे दें तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। कैसे होता है ये इम्पीचमेंट, चलिए जान लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, है ना, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है टू इम्पीच ए जज। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के केस में बात करें तो आर्टिकल 124 का सेक्शन 4, ठीक है, ये इम्पीचमेंट की बात करता है फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इसके लिए पैरामीटर दिए गए हैं। आर्टिकल 218 यानी कि 218, ठीक है, ये कहता है कि जो पैरामीटर आर्टिकल 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लागू होते हैं, वही सेम पैरामीटर किस पे लागू होंगे, जज ऑफ हाई कोर्ट पे लागू होंगे। ठीक है, ग्राउंड्स, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, अब ये जो प्रूवन मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी है, इसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रूवन मिसबिहेवियर करप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इम्पीचमेंट है वो होता कैसे है, ये प्रोसीजर इसमें दे दिया गया आर्टिकल में। तो सबसे पहले जिस हाई कोर्ट के अगेंस्ट, हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए हैं, है ना, तो लोकसभा के 100 एमपी कम से कम और राज्यसभा के 50 मेंबर्स, है ना, दोनों कंबाइन नहीं, या तो 100 लोकसभा के या तो 50 राज्यसभा के। ठीक है, एक मोशन पास करते हैं, ये मोशन पास होने के बाद किसके पास जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के पास और राज्यसभा के चेयरमैन के पास। इसके बाद 3 मेंबर एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज और एक हाई कोर्ट का जज और एक ज्यूरिस्ट होता है। ठीक है, तो मोशन में जिस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं, ये 3 मेंबर कमेटी उन चार्जेस की जांच करती है। ठीक है, अगर ये कमेटी जज को गिल्टी पाती है तो ये हाउस को क्या कर देती है, इन्फॉर्म कर देती है, और जो रिपोर्ट दी जाती है, जिस हाउस में ये मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था, ये रिपोर्ट उस हाउस में रखी जाती है, इस पर डिबेट होती है, वोटिंग होती है, और अगर इस रिपोर्ट के फेवर में, है ना, 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है, मोशन को पास कर दिया जाता है, उसके बाद, है ना, ये जो मोशन है किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट, है ना, अपना फाइनल अप्रूवल दे देते हैं, और उनके फाइनल अप्रूवल के साथ ही जो जज है उसकी सीट क्या समझी जाती है, खाली समझी जाती है, एम्प्टी समझी जाती है। तो दिस इज द प्रोसीजर टू इम्पीच ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, टॉप कोर्ट टू हियर आर्टिकल 143 रेफरेंस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पावर ऑन जुलाई 22। ठीक है, तो आर्टिकल 143 डिस्कस करेंगे इसको भी। इन शॉर्ट अभी के लिए इतना समझिए कि आर्टिकल 123 के अंडर प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उससे क्या मांग सकता है, किसी भी इशू पे उसका ओपिनियन ले सकता है। ठीक है, तो जब आर्टिकल 143 की बात हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ओपिनियन लिया गया होगा। हुआ क्या था, तमिलनाडु और तमिलनाडु गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में एक टसल क्रिएट हो गया। क्या टसल क्रिएट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने ये एलिगेशन लगाया कि हम जो बिल्स पास करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तमिलनाडु के गवर्नर उसको डिले करते हैं, और डिले करने के लिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई सारे तरीके हैं, है ना, जब बिल पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली से तो ये गवर्नर के पास जाता है। ठीक है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसको मंजूरी दे सकते हैं, मना कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट के लिए सेव करके रख सकते हैं कि इस पे डिसीजन क्या लेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे। तो इसी को लेके जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, वो मूव कर जाती है आपके सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजन देता है और एक टाइम लिमिट बाउंड कर देता है ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कि आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर किसी बिल को मंजूरी देनी होगी, है ना, या तो पास करवाना होगा, साइन करने होंगे, या फिर रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसी पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो गई,
है ना। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 143 के अंडर ये क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी? क्वेश्चन क्या है इसमें कि क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या जुडिशरी प्रेसिडेंट और गवर्नर को डायरेक्ट कर सकती है? चलो फॉरगेट गवर्नर, है ना, इन द कंपैरिजन ऑफ प्रेसिडेंट, वो एक छोटी पोस्ट है, बट क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आपको इतने समय में फैसला लेना है ना? तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक सुनवाई करने जा रही है ना। तो देखते हैं इसमें क्या निकल के आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली देखो, प्रेसिडेंट अब हमारा नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, क्राउन बोला जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया बोला जाता है उसे, ठीक है। उसके पास कोई बहुत रियल पावर्स नहीं होती हैं, नॉमिनल पावर्स होती हैं, है ना। तो जो जुडिशरी है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाई है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इससे बचना चाहिए। तो देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या निकल के आता है। चलिए आर्टिकल 143 और अदर आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए, आर्टिकल 143 of the constitution grant the president the power to seek supreme court's opinion on questions of law or fact that are of public importance. This is known as president's power of advisory jurisdiction. The Supreme Court opinion in such case is not binding on the president, but it is expected that the president will provide cogent reason if they choose to disregard the advice, है ना। क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे, है ना। सुप्रीम कोर्ट उसको डिनाई भी कर सकता है ना, बट जनरली क्या देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसे डिनाई नहीं भी करता है ना, डिनाई नहीं करता है, जनरली ओपिनियन दे देता है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया है तो प्रेसिडेंट उस ओपिनियन को मानने के लिए बाउंड नहीं है, बट जनरली क्या देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको मान लेता है ना। दोनों जो इंस्टीट्यूशन है ना, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए, है ना, ओपिनियन दिया भी जाता है और ओपिनियन जनरली माना भी जाता है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल के अंडर ओपिनियन मांगा गया है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और किसके अंदर आता है, किस पावर के अंदर आता है ये? प्रेसिडेंट की एडवाइजरी जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है। इसके अलावा, है ना, नॉन बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन हमने जान ही लिया। आर्टिकल 200, है ना, जिसके अंडर जो गवर्नर होता है वो किसी बिल को मंजूरी देता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। 201 प्रेसिडेंट के लिए सेव करके रखता है, 201, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांग्रेस सी क्लैरिटी ओवर ट्रंप रिमार्क ऑन जेट, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मई में हुआ था, ये वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, एंड बात अब पुरानी हो गई है ना। इंडिया इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस करता है ना, पाकिस्तान इस चीज को डिस्कस करता है ना। फिर भी आए दिन इस पर इंडिया में एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, अपोजिशन की तरफ से या रूलिंग पार्टी की तरफ से, या एक जनरल डिस्कोर्स हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, है ना। हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर ओवर हो गया, बट ये ऑपरेशन सिंदूर के नॉस्टैल्जिया से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना। क्रेडिट लेना है ना। क्या क्या बोलते हैं ये कि ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, इसे मैंने रुकवाया है। और कैसे रुकवाया? मैंने इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड की थ्रेट दे दी कि अगर जो कंट्री वॉर नहीं रोकेगा तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, या उस पर सैंक्शंस लगा देंगे या टैरिफ लगा देंगे। दैट इज वाई इंडिया पाकिस्तान दोनों ही क्या हो गए, है ना, वॉर रोकने के लिए राजी हो गए, ठीक है। अब इस चीज के ऊपर जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो क्लैरिफिकेशन मांग रही है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर कि आप बताओ कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कि क्या वाकई में यूएस के प्रेसिडेंट ने इस वॉर को रोकने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कोई स्टेप लिया था, या फिर वो ऐसे ही बोल रहे हैं। हालांकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इस पे पहले ही क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि भाई देयर इज नो रोल ऑफ यूनाइटेड प्रेसिडेंट टू स्टॉप द वॉर, ठीक है। जयशंकर से मीडिया ने पूछ लिया था कि वेयर वाज द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप वाज इन व्हाइट हाउस, यूएसए वाज इन यूएसए,
ठीक है, तो क्लियर मैसेज था कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वॉर को रुकवाने में, बट इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिबेट शुरू हो जाती है। तो अब कांग्रेस क्लैरिफिकेशन मांग रही है, वो भी कह रही है कि अब हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, फॉरेन मिनिस्टर से या फिर फॉरेन सेक्रेटरी से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। नाउ वी वांट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। उन्हें एक बार इस बात पे खुल के बोलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन शुरू हो गया है, मॉनसून सेशन शुरू हो गया है पार्लियामेंट का, है ना। तो देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इसमें कोई स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज। यूके फाइटर जेट टू फ्लाई आउट सून फ्रॉम केरला, रिपेयर्स कंप्लीट, है ना। तो दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट ऐसा क्लेम किया जाता है फ्रॉम यूएसए। ठीक है, पूरी दुनिया के सामने जोक बन के खड़ा है लगभग 1 महीने से, 1 मंथ से। ठीक है, हुआ क्या था कि एक एक्सरसाइज चल रही थी बिटवीन इंडिया एंड यूके, एंड ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35 इसे कहते हैं, ये गलती से इंडियन बाउंड्रीज में एंटर कर गया। उसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे रडार्स ने इसे इतनी बुरी तरह जैम कर दिया, है ना, कि ये नो फ्लाई जोन में चला गया, उड़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट आए फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम यूके, बट फाइनली इसको सक्सेस नहीं मिली। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि इसको डिसमेंटल करके देन फिर लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो पूरी दुनिया के लिए मॉक बना हुआ है। मतलब एक कोट इसके बारे में है कि F-35 हैज एवरी कैपेबिलिटी एक्सेप्ट फ्लाइंग, यानी कि सारी कैपेबिलिटी है इनके अंदर, बस फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंडिया का जो एयर डिफेंस है, इंडिया की जो रडार पावर है ना, उसने प्रूव कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी वेपन को रोकने में कितनी कैपेबल है। तो फाइनली अब जो न्यूज आ रही है कि रिपेयर हो गया है एंड फाइनली ये यहाँ से चला जाएगा। फिर भी यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा अपने वेपन को मतलब ओवर करके प्रोजेक्ट करते हैं कि, है ना, दिस इज़ द बेस्ट, है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है इस इंसिडेंट ने, बिल्कुल। ठीक है, F-35 की बात करें तो ये वही फाइटर जेट है जिसे यूएसए कॉन्टिन्यूसली इंडिया को ऑफर कर रहा है कि आपको ये परचेज करना चाहिए। और मतलब कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इंडिया और यूएसए के बीच में अभी जो थोड़ी सी डिप्लोमेटिक टेंशंस चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन ये है। इंडिया परचेज करना चाहता है रशिया का Su-57 एंड यूएसए बेचना चाहता है F-35, है ना। तो दैट इज वाई, है ना, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा इंक्लिनेशन Su-35 की 57 की तरफ है। दैट इज वाई जो यूएसए है वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ, है ना, अपनी क्लोजनेस को बढ़ा रहा है, दिखा रहा है, अपनी मसल फ्लैक्शन कर रहा है। ठीक है, अब इस इंसिडेंट के बाद, है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो कभी प्रीफर करेगी टू परचेज F-35 की अगर बात करें तो इसे यूएसए की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, एंड एक सिंगल सीटर, सिंगल इंजन फाइटर जेट है। और इसकी जो सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है वो मानी जाती है वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ। मतलब इसे लैंडिंग करने के लिए या टेक ऑफ करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं है ना, ये वर्टिकली, है ना, आ रहा है, ऊपर से आ रहा है एंड वर्टिकली लैंड कर सकता है, ऐसे ही ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है जो आजकल दुनिया के फाइटर जेट में देखने को नहीं मिलता है। तो देखते हैं कि क्या होता है कि F-35 परचेज करता है या सुखोई 57 परचेज करता है, एंड फाइनली ये किस पोजीशन में इंडिया से वापस जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का और 20 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 22 जुलाई के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।